हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मटेरियल सोर्सेज के बारे में। तो आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिटन सोर्सेज से। यहाँ पे आपको रिटन सोर्सेज बताए गए हैं। जो लिखे हुए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रिटन सोर्सेज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल्स जो बुक थे, जो भी रिलीजियस बुक्स थी, जो भी बायोग्राफीज, तो ये सारे रिटन बुक्स है, रिटन सोर्सेज है। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं। यहाँ से वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन मेडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेज लाइक द राइटिंग स्टाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोडी एट्सेट्रा, as also from the varieties of different languages, Burjapatras, religious manuscripts, treaties, edicts, decreases, biographies, paintings, etc. तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है, उससे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी तो आपके सर के ऊपर से गया होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मेडिवल पीरियड है वो हेवा को समझ में नहीं आया था शायद, तो वो बार बार पूछ रही थी मैम व्हाट इज़ मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड वो है जो 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का जो समय है उसको मेडिवल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो हेवा का जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। अभी आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी? देवनागरी में, अरेबिक, पर्शियन एंड मोडी स्क्रिप्ट्स में ये लिखा गया था, ठीक है। ये मोदी जी नहीं है, ये मोडी स्क्रिप्ट है। अगर आप गूगल सर्च करोगे और मोडी स्क्रिप्ट्स लिखोगे तो आपको इसका विकिपीडिया मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में। अगर डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से सीख सकते हो। और वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में भूर्जापत्रा मीन्स की जो एक पेड़ आता है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है, तो उसके ऊपर जो भी कुछ लिखा गया है उसको भूर्जापत्रास बोलते हैं। फिर रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स की जो हाथ से लिखे गए हैं ग्रंथ, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। और जो धर्म ग्रंथ हाथ से लिखे गए हैं उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर ट्रीटीज का मतलब है जब दो किंग होते हैं उनके बीच में कुछ डील होता है, लीगल डील होता है, तो उसको ट्रीटीज बोला जाता है। तो वो ट्रीटीज भी लिखी हुई हमको मिली है। फिर एडिक्ट्स एंड डेक्रीजेस, ये दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मीनिंग है कि जो किंग होता है उसने जो अपनी प्रजा के लिए ऑर्डर पास किए होते हैं, अपनी प्रजा को जो ऑर्डर दिए होते हैं उसको एडिक्ट्स एंड डेक्रीजेस बोला जाता है। तो वो सारे जो ऑर्डर्स थे वो भी हमको मिले हैं। फिर है बायोग्राफीज। तो बायोग्राफी पता है कि कोई किंग के बारे में लिखा जाता है, उसकी स्टोरी लिखी जाती है, तो बायोग्राफी भी एक रिटन सोर्स है। फिर पेंटिंग तो ऑब्वियसली रिटन सोर्स है। तो पेंटिंग, ये सारी चीज़ों से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसको हम बोलेंगे रिटन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। So these are the written sources of history है। We can gather information about the food items। अभी ये जो written sources है उसमें से हमको कौन सी information मिलती है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो कौन सी फूड आइटम खाते थे उनके बारे में पता चलता है। अटायर मीन्स कि कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसे वो अपने आप को तैयार रखते थे, अपने आप को सजाते थे, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि सपोज अगर कोई किंग का फोटो है तो उसने उसके ऊपर उसके कपड़े भी होंगे, फिर उसके ऑर्नामेंट्स भी बताए जाएंगे, तो वहाँ से हमको अटायर के बारे में पता चलता है। फिर कन्वेंशंस का मतलब कि उनकी जो परंपरा, कन्वेंशन का मतलब है परंपरा, तो उनकी जो भी परंपरा थी उनके बारे में पता चलता है। एंड रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पीपल, और जो पीपल थी, जो आम जनता थी, उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते थे वो भी हमको पता चल जाता है। फिर वो क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे वो भी हमको पता चलता है। एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एट्सेट्रा।
तो पीपल की जो लाइफ थी वो कैसी थी वो भी हमको पता चलती है, और बहुत सारी चीज़ें हमको रिटर्न सोर्सेज से सीखने को मिलती है फ्रॉम दिस सोर्सेज, जो रिटर्न सोर्सेज है, राइट। और रिटर्न सोर्सेज तो गलत नहीं होंगे, वो सही ही होंगे। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये जो सारे सोर्सेज है जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है पास्ट की, हिस्ट्री की, तो इसको हम रिटर्न सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज आपको बताए गए हैं, देखो ये है डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग, ठीक है। तो किंग की अदालत में, किंग के दरबार में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी कार्य होता था, उसके डॉक्यूमेंट मिले हैं, तो वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर जेनियोलॉजीज या फिर शकावली जिसको बोला जाता है, जैसे एक राजा है तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके पप्पा की इन्फॉर्मेशन, उसके भी पप्पा की इन्फॉर्मेशन, उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन, उसके भी बेटे की इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी जो जनरेशन वाइज जो वंशावली है, तो ये भी हमको इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये भी एक रिटर्न सोर्स है। फिर है करस्पॉन्डेंस एंड डिस्पैचेस। तो करस्पॉन्डेंस मीन्स कि एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डेंस, ठीक है। दो राजा के बीच में बातचीत ऐसे टेलीफोन से या व्हाट्सएप से तो नहीं होती होगी, वो लोग लिख के करते थे बातें, ठीक है। आपने वो बाहुबली में देखा था ना, वो चिट्ठी आती है, राइट। तो वैसी चिट्ठी आया करती थी, तो वो चिट्ठियाँ हमको मिली है, तो वहाँ से भी हमको मिलता है इन्फॉर्मेशन। फिर डिस्पैचेस, तो एक राजा दूसरे राजा को कुछ डिस्पैच करेगा, कुछ सामान भेजेगा, तो उसके भी ऊपर से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। फिर है जुडिशियल वर्डिक्ट्स एंड ऑर्डर्स। तो राजा ने जो अपनी जनता के लिए जो ऑर्डर्स निकाले हैं, कायदा किया जो ऑर्डर्स निकाले हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर ट्रीटीज एंड बायोग्राफीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिर ट्रैवल व्लॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो अभी जैसे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं ना, तो उस टाइम पे भी लोग व्लॉग्स बना रहे थे, ठीक है। कौन बना रहा था? ट्रैवल व्लॉग्स। तो जो बाहर से, जो वेस्टर्न कंट्रीज से, फिर चाइना से जो भी हमारे यहाँ पे ट्रैवलर्स आ रहे थे, वो भी अपनी बुक्स लिखते थे, राइट। आपको पता ही है ना, 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ों से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर क्रॉनिकल्स एंड तारीख। तो क्रॉनिकल्स का मतलब होता है जब कोई इवेंट होती है उसको प्रॉपर क्रम में लिखा जाता है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है, उसको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं या फिर क्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो? हाथ मुंह धोते हो, पानी, आंखें साफ करते हो, तो वो फर्स्ट है काम, ठीक है। फिर हम पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, ठीक है। फिर हम नाश्ता करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर थोड़ी पढ़ाई करेंगे, फिर लंच करेंगे। तो ये हमारे काम का क्रम है, तो ये हमारे काम का क्रम है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रम अनुसार जो भी इवेंट होती है उसको लिखा जाता है, उसको हम क्रोनोलॉजी या फिर क्रॉनिकल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ऐसी जो भी क्रॉनिकल्स हमको मिली है वहाँ से भी हमको पता चलता है, राइट। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तारीख का मतलब भी क्रॉनिकल्स है, तारीख का इंग्लिश में नाम क्या आता है? क्रोनिकल्स। तो दीज आर द रिटर्न सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर आ जाते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया, दे हैव रिटन ट्रैवल व्लॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स। अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स मीन्स कि वो जहाँ जहाँ पे भी ट्रैवल किया उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन अपनी बुक में लिखी। इट इज़ ट्रैवल, उसको आप ट्रैवल व्लॉग्स भी बोल सकते हो। सम ऑफ देम आर, जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आए थे उनके नाम दिए हैं अभी। सम ऑफ देम आर अल बिरूनी, इब्न बतूता, निकोलो मनुकी, बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत और संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज कंपोज्ड बाय द पोएट प्रमानंद एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स एंड देन करस्पॉन्डेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द policies and administrative system of the rules and their diplomatic relations with other। और फिर बायोग्राफी भी लिखी गई थी, जैसे शिवाजी महाराज की लिखी गई थी संस्कृत में, इसका नाम है श्री शिव भारत, और वो पोएट प्रमानंद ने लिखी थी। तो वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? उनकी पॉलिसीज़ की, वो कैसी पॉलिसीज़ थी, उनके किंगडम में कैसी पॉलिसी थी, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
सिस्टम कैसा था, कि वहाँ पे लोग संचालन कैसे करते थे अपने राज्य का, अपने राज्य को कितनी कुशलता से चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स कि संचालन कैसे किया जाता था किंग का, वो हमको पता चलता है। ठीक है, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अदर्स मीन्स कि एक किंग का दूसरे किंग के साथ कैसा रिलेशन था, एक राज्य का, एक किंगडम का दूसरे किंगडम के साथ कैसा रिलेशन था, वो सारी चीज़ें हमको पता चलती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे आ जाते हैं। त्वारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम वो भी बोलते हैं ना, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम क्रॉनिकल्स भी बोलते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही होता है। सारी इवेंट जो सीक्वेंस में हुई है, जो पहले हुई है उसको पहले लिखा जाएगा, बाद में हुए है उसको सेकेंड नंबर पे, फिर उसके बाद में हुई है तो थर्ड नंबर पे। तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? एक लाइन में जब लिखा जाता है जो इवेंट जो हिसाब से हुई है, जैसे आप पहले उठे हो तो आप उठ के तुरंत लंच करते हो, नहीं करते हो, तो उसके पहले जो भी इवेंट्स आप करते हो उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि सुबह उठे, हाथ पाँव धोए, आँख धोई, पानी पिया, वॉशरूम गए, नाश्ता किया, पढ़ाई की, तो ये सारी सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई भी इवेंट कभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी इवेंट कभी भी लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सब इवेंट की तारीख अलग अलग होती है, तो तारीख के अकॉर्डिंग उनको लिखने को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या फिर त्वारीख या फिर हम क्रॉनिकल्स भी बोल सकते हैं। पर आ जाते हैं त्वारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो जो तारीख पे जो इवेंट हुई है उसको लिखा जाएगा। सपोज 15 अप्रैल को कुछ हुआ है तो उधर लिखा जाएगा, फिर 16 को लिखा जाएगा, तो तारीख के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाएगा। क्रॉनिकल में भी ऐसा ही होता है, सीक्वेंस में ही सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, त्वारीख रिटन बाय अल बिरूनी, ज़ायुद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याहिया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एट्सेट्रा आर अवेलेबल। तो इन लोगों ने त्वारीख लिखी हुई है, तो इनके ऊपर से हमको पता चलता है कि कौन सी इवेंट कब हुई थी। समझ में आ रहा है? आखर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो लिखी गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाखर। ठीक है, उसमें भी सारी जो भी घटनाएं हुई है, जो भी इवेंट हुई है, उसको एक क्रम में लिखा गया है। तो महाराष्ट्र में भी लिखा गया है, जिसको हम बाखर बोलते हैं। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन एट्सेट्रा। तो ये जो क्रॉनिकल्स होती है या फिर बाखर जिसको बोलते हैं या फिर तारीख जिसको बोलते हैं, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। कभी बोलेंगे तो अभी आपको लगेगा कि बाखर में भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, तारीख में भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एंड क्रॉनिकल्स का मतलब भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। दैट मीन्स कि तीनों का मतलब सेम है, और उसकी वजह से हमको क्या हेल्प मिलता है, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स। मतलब कि इसका मतलब है कि जब नॉर्थ इंडिया में 1330 में कुछ हो रहा था, तो उसके साथ साउथ इंडिया में भी 1330 में कुछ हो रहा था। कंटेम्प्ररी मीन्स कि दोनों समय पे अलग अलग जगह में जो भी इवेंट हुई है उसको ये लोग नोट डाउन करते हैं। समझ में आ रहा है? सपोज 1330 में नॉर्थ के किसी किंग ने दूसरे किंग को हराया था, और 1330 में साउथ में उसी दिन पे यही किंग की बेटी की शादी थी। तो ये दो इवेंट अलग अलग है, एक नॉर्थ में हुई और एक साउथ में हुई, सेम डे पे हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेम्प्ररी इवेंट्स। जो इवेंट नॉर्थ में भी हो रही थी वो अलग थी, और जो इवेंट साउथ में हो रही थी वो भी अलग थी। समझ में आ गया? तो ऐसी इवेंट का भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। जैसे आपके घर में अभी आप रोटी खा रहे हो और दूसरे घर में आपका फ्रेंड वो टीवी देख रहा है, तो ये दोनों इवेंट साथ में हो रही है। आप रोटी खा रहे हो और ये दूसरा जो है वो टीवी देख रहा है, तो ये इवेंट जो है वो साथ में हो रही थी बट अलग अलग घर में हो रही थी। इसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी हैपनिंग्स। और अगर पॉलिटिकल, दैट मीन्स कि दो राजाओं के बीच में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स। समझ में आ गया? आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर लिंग्विस्टिक
ट्रांजैक्शन, जैसे लैंग्वेज हर टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है ना, जैसे मुंबई की लैंग्वेज अलग हो जाती है, पुणे की लैंग्वेज अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे हर थोड़े टाइम के बाद अपनी लैंग्वेज है ना चेंज होती जाती है। फिर कल्चरल लाइफ भी पता चलती है, कैसा था कल्चर उस टाइम पे, सोशल कंडीशन कैसी थी वो भी पता चल जाती है। Many of the chronicles in Marathi were written many years after the events had occurred. As a result, they are seen to rely on hearsays. तो इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र में बहुत सारी इवेंट ऐसी हुई है जो बाद में लिखी गई है। दैट मीन्स कि अगर कोई इवेंट 1350 में हुई है तो उसको लिखा गया है 1380 में। तो अगर कोई घटना 1350 में हुई है तो 1380 में उसको लिखते हैं तो थोड़ा हम भूल जाते हैं, थोड़ा नहीं आप तो बहुत भूल जाओगे, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम तक आते आते पूरा भूल जाते हो 1-2 महीने में, ठीक है। तो ये तो 30 साल हो गए, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ। तो ये है ना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप उसको बहुत सालों के बाद लिखोगे तो इवेंट आपको ठीक से याद नहीं रहती है, ठीक है। फिर वो क्या है, फिर आप भूल जाते हो कि सच में क्या हुआ था। फिर वो क्या बन जाती है, हियर से मीन्स की अफवाह, तो वो अफवाह बन जाती है। फिर हम सोचेंगे ऐसा सच में हुआ था या नहीं हुआ था। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर महिकावातीची बाखर, सभासद बाखर, चितनी साची बाखर, भाऊसाहेबाची बाखर। तो ये जो सारी जो बाखर्स है वो इवेंट होने के बहुत सालों के बाद लिखी गई थी। समझ में आ गया। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्ररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म, MC स्पेरेंजेल एंड ग्रांट डफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये लोग जब लिख रहे थे अपने इंडिया में, तभी उस टाइम पे वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी बुक्स लिख रहे थे। तो उनके बुक्स में से भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। नाउ डू दिस, मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास, अ ट्राइबल सॉन्ग्स। पोवाडास क्या है, ट्राइबल सॉन्ग्स है। प्रेजेंट देम इन द कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज्ड इन योर स्कूल। तो आपको ये ट्राइबल सॉन्ग को प्रिपेयर करना है और फिर जो कल्चरल प्रोग्राम आपकी स्कूल में होते हैं उसमें आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। बट अभी तो कोरोना है तो प्रोग्राम्स नहीं होते होंगे कल्चरल वाले, तो आपकी स्कूल में अभी तो कोरोना है तो अभी ये कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं होते होंगे। तो अभी आप घर में ही प्रिपेयर करो और घर वालों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ, ठीक है। नाउ अभी आ जाते हैं हम ओरल सोर्सेज के ऊपर। ओरल सोर्सेज मीन्स कि जो बातों से किए जाते हैं, जो एक दूसरे को हम बातों से बताते हैं। जैसे कोई स्टोरी हमारी नानी ने हमारी मम्मी को बताई, हमारी मम्मी ने वही स्टोरी हमको बताई, ठीक है। तो ये सब लोगों ने एक दूसरे को स्टोरी शेयर की बोल के, तो इसको हम ओरल सोर्सेज बोलेंगे। तो ऐसे ओरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल है भजन है, गीत है, फोक सॉन्ग है, फोक स्टोरी है। तो ये सारे sources are oral sources. We understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passed on from one generation to another generation. तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ने फोक सॉन्ग, फोक स्टोरीज बताई है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो है ओरल सोर्सेज, राइट। यहाँ पे आपको ओरल सोर्सेज बताए गए हैं, फोक सॉन्ग, गाथा, श्लोकास, अभंग्स, पोवाडास, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, मिथ्स। सो दीज आर ओरल सोर्सेज। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? यहाँ से भी हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। हम यहाँ पर थे जनरेशन टू जनरेशन। सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग्स, पोवाडास, फोक टेल्स, लेजेंड्स एंड मिथ्स। मिथ्स मीन्स की जो काल्पनिक कथाएं होती है, काल्पनिक स्टोरी होती है ना, इमेजिनरी स्टोरी, तो उसको मिथ्स बोला जाता है। सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये वाले सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो अभी आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मैंशनड अबव। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखे, उसके ऊपर से ही हिस्ट्री लिखी गई है। फर्स्ट सोर्स था मटेरियल सोर्स, फिर था रिटन सोर्स, फिर है ओरल सोर्स। तो ये तीनों सोर्सेज का यूज़ करके हमने हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च
ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली। हिस्ट्री एक बार लिख दी गई है आपकी बुक में, ठीक है, बट उसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है। अगर कोई इवेंट हुई है और वो हमको बाद में पता चली है, उसको ऐड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो वो इवेंट को हम हिस्ट्री की बुक में ऐड कर देते हैं, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट हुई है 1530 में और कोई इवेंट हुई है 1540 में, ये हमारी बुक में लिखी गई है, बट हमको रिसर्च में एक 1532 की भी इवेंट मिली है, तो इसको भी हिस्ट्री की बुक में जगह मिलेगी। इसीलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर रिसर्च करेंगे तो हमको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारी जो हिस्ट्री की बुक है वो बड़ी बनती जाएगी, उतना हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो ऐड होता जाएगा हिस्ट्री की बुक में। इसीलिए जो हमारे ग्रैंडफादर की जो हिस्ट्री की बुक थी ना वो अलग थी, हमारे पापा की जो हिस्ट्री की बुक थी वो भी अलग थी, और हमारी भी हिस्ट्री की बुक अलग है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में रिसर्च चलती जाती है तो सारे चैप्टर्स नए नए ऐड होते जाते हैं, समझ में आ रहा है। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, तो हमको न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन भी नई नई मिल रही है, ठीक है, इसलिए हिस्ट्री की बुक बड़ी बड़ी बनती जा रही है, ठीक है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली, तो हिस्ट्री को हमको वापस से लिखना पड़ेगा उसके अनुसार, ठीक है, जो नई इन्फॉर्मेशन हमको मिली है ना उसके अनुसार हमको हिस्ट्री को वापस से लिखना पड़ेगा। वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो मैंने आपको बताया ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री की बुक अलग थी, हमारे पेरेंट्स की अलग थी, और हमारी भी थोड़ी अलग है, ठीक है, पूरी अलग नहीं होगी बट थोड़ी थोड़ी अलग है। यहाँ पे देखो डू यू नो में द पोवाड़ा ऑफ तानाजी आपको बताया गया है, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोवाड़ा कंपोज्ड बाय तुलसीदास साहिर, तो यहाँ पे ये तुलसीदास जी ने पोवाड़ा लिखा था तानाजी के बारे में, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो चलिए पढ़ते हैं। ही पोर्ट्रेज द कोंढाना कैंपेन इन इट, तो जो कोंढाना कैंपेन था ना उसके बारे में उसमें लिखा गया है, राइट। द पोवाड़ा कंटेन्स ब्यूटीफुल कैरेक्टर स्केचेस ऑफ तानाजी, शेलार मामा, शिवाजी महाराज, वीर माता, जीजाबाई एट्सेट्रा, तो पोवाड़ा में बहुत अच्छे से तानाजी के बारे में बताया गया है, शेलार मामा के बारे में बताया गया है, शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है, एंड वीर माता जीजाबाई के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये है पोवाड़ा। मामा बोलाया तो लागला, 80 वर्षाचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे, जो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी शुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले, नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला, बाढा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बागले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता, काढू नको तानाजी शुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला, ते मरून नशानी गेले, तुमच्या सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा, आम्ही शूरमर्द क्षत्रिय नाही भिनार मरनाला। कितना अच्छा पोवाड़ा लिखा है। चलिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं। से योर से सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आप सजेस्ट करो कि हम अपनी हिस्ट्री को कैसे प्रिजर्व कर पाए, उसको कैसे बचा पाए, ठीक है, ऐसे सजेशन आप मुझे देना, नहीं तो आप अपनी बुक में लिखना। नाउ ये वाला पढ़ते हैं अभी। नाउ इवेल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो अभी जो हिस्ट्री के सोर्सेज है उसका इवेल्यूएशन करते हैं, उनकी चकासनी करते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। प्रिकॉशंस मीन्स कि हमको थोड़ी चकासनी करनी पड़ेगी कि ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो सही है या गलत है। किसी ने गलत भी लिख दिया हो, कोई इवेंट, किसी ने ऐसा भी हो सकता है कोई इवेंट गलती से भी लिख दिया हो जो हुआ भी नहीं है, ठीक है। वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक, तो हमको उसकी प्रमाणिकता चेक करनी चाहिए, वो सच्चे हैं या फिर खोटे हैं,
वो सच्चे हैं या फिर झूठ है। तो वो जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो सच्चे हैं या फिर झूठे हैं, वो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। तो उनकी क्वालिटी हमको इंटरनल जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम। ठीक है। तो हमको जो राइटर है उनकी इंटीग्रिटी मीन्स कि जिसने भी कोई बुक लिखी है तो वो प्रामाणिक है या नहीं है, उसने किसी के दबाव में आके कुछ लिख दिया है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी चेक करना पड़ेगा कि उसको अगर वो राजा बहुत पसंद था तो उसके बारे में अगर बहुत अच्छा लिख दिया है, ऐसा है क्या, या फिर राजा ने उसके ऊपर प्रेशर किया कि नहीं तू मेरे बारे में है ना सब बढ़ा चढ़ा के लिख दे, सब अच्छा लिख दे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एनी आई It is also important to see whether they rely on hearsay or give any eyewitness account। तो वो उन्होंने अफवाह के बेस्ड ऑन बुक में लिखा है या फिर उनके पास कोई आई विटनेस था। आई विटनेस मीन्स कि किसी ने देखा हुआ है वो इवेंट को होते हुए। We need to consider the exaggeration, metaphors and other literary devices they use। तो exaggerations means कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो वो वैसा लिखा हुआ है क्या कि बहुत ही तारीफ कर दी है कोई किंग की या फिर बहुत ही तारीफ कर दी है कोई किंगडम की, झूठ मूठ की भी तारीफ कर सकते हैं ये लोग, तो ऐसा लिखा गया है क्या। Their information has to be verified with the help of the other contemporary sources। तो उस टाइम पे जो दूसरी बुक्स लिखी गई है उसके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा कि यस ये बुक में भी बोला गया है कि हाँ उसका राजा बहुत अच्छा था, और उसी टाइम पे जो दूसरी बुक लिखी गई थी उसमें भी लिखा गया है कि ये राजा बहुत अच्छा था। दैट मीन्स कि दोनों बुक में सही लिखा गया है, तो दैट मीन्स कि दोनों बुक सही बोल रही है क्योंकि इसमें भी वही लिखा है इसमें भी वही लिखा है। दैट मीन्स कि वो राजा सच में अच्छा था। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है हिस्टोरियंस को। द इंफॉर्मेशन में बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जेजरेटेड। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो शायद कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स कि ऑपोजिट, कोई बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी का मीनिंग चलो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। सपोज कोई बुक है जो ये किंग के पास लिखी गई है और कोई बुक है जो ये वाले किंग के पास लिखी गई है, और इसमें बताया गया है कि ये वाला किंग बहुत अच्छा था और ये बुक में बताया गया है कि ये वाला जो किंग है वो बहुत बुरा था। ठीक है। दैट मीन्स कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, गलत हो गया, ये तो अपोजिट हो गया। ये वाला किंग तो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट ये वाला जो किंग है उसके यहाँ से जो बुक मिली है उसमें लिखा है कि ये जो वाला किंग था वो नहीं अच्छा था। दैट मीन्स कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो अपोजिट हो गया। समझ में आ गया। तो उसको भी हम चेक करेंगे। एग्जेजरेटेड मीन्स कि बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। वो प्रॉपर नज़रिए से देखना चाहिए हमको। द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस। तो जो भी सोर्सेज है उसको हम क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर चर्चा विचारना करेंगे और फिर वो हिस्ट्री की बुक में लिखा जाएगा। द ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। तो जो ऑथर होता है मीन्स कि जो बुक लिखता है उसको हम ऑथर बोलते हैं, तो वो निष्पक्षली, वो इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है। तो निष्पक्षली वो राजा के बारे में, राजा के किंगडम के बारे में, राजा की प्रजा के बारे में वो निष्पक्ष लिख रहा है या नहीं, वो भी हमको देखना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी का भी मीनिंग वही होता है, निष्पक्ष। तो वो कैसा ऑथर है, वो पार्शियल तो नहीं है ना कि राजा का पक्ष लेके वो लिख रहा है, राजा की फेवर में वो लिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमको राइटर भी ऐसा देखना पड़ेगा जो निष्पक्ष हो।
समझ में आ गया बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट क्लास। इन अ नेक्स्ट क्लास हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Press bell icon for the notification of live class and offline class. Bye.